सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ देखना है और पूरा जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में उसको पूरा समझ लेना है। उसके बाद आपको वर्ण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, तो आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने एकदम सबसे शुरू से लिया है इसको, तो अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े होगे ना तो आप इसको समझ सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका वर्ण। वर्ण मतलब जितने भी हैं आपके, ठीक है, वर्णमाला में जितने भी सभी चीज़ हैं वो आपके सबसे छोटी इकाई आएंगे। उसके बाद ही हम उसको स्वर का नाम देते हैं, व्यंजन का नाम देते हैं, शब्द का नाम देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या बोलेंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। पूछा गया हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? बताओ भाई, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हम लोग बचपन से पढ़े कि कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा है? हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो इसमें आपको याद रखेंगे कि वे ध्वनि जो जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? स्वर और एक व्यंजन। तो ये दोनों आप याद में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या आंसर है वो जाएगा आपका स्वर। अगला क्वेश्चन दोस्तों एकदम इतना नीचे से लियो ना, आपके लिए मजा आ जाएगा आपको। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। संयुक्त वर्ण की बात करूं मैं तो ये होते हैं, सॉरी, संयुक्त स्वर की बात करूं मैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, संयुक्त स्वर की बात करूं तो ये कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ए ओ और ओ, ये होते हैं आपको पता है कि नहीं पता, ये बताइए। अब मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो ये कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे आप। कौन कौन से होते हैं ये? ज्ञानी का ज्ञा, ठीक है, त्रिशूल का त्रा, ठीक है, ये होता है आपका, होता है कि नहीं होता है मुझे बताइए, छतरी का छा। तो ये कितने हो गए टोटल? ये 4 हो गए और ये कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो 4 4 कितना हो गया आपका यहाँ पास? 8 हो गया। तो 8 को अगर हम इन 52 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा भाई? बताइए मुझे। तो ये कितना बचा हमारे पास? 44। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? 42। कितना? 44। तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि किस किस प्रकार से इसको किया जाता है, रटना नहीं है किसी भी प्रकार का। मैंने क्या बताया आपको? हिंदी में स्वर कितने हैं जो संयुक्त हैं उसको 4 बोलेंगे, और क्या बोलना चाहिए, व्यंजन में संयुक्त कितने हैं तो भी आपके 4 हैं। तो इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका मूल वर्णों की संख्या। ओके, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरा सिखा दूंगा आपको क्या, हिंदी व्याकरण, बस आपको समय देना है। स्वर कितने कहते हैं भाई? तो जिसका उच्चारण लघु गुरुम होता है, नहीं बोलते। जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बांधा के होता है, या फिर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो याद में रखेंगे, ना ये होगा ना ये। इसका उच्चारण होता है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बांधा के होता है, इसलिए इसको हम स्वर बोलते हैं, है ना। इसमें ना कि स्वर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बिना बांधा के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अब देखिए, हम कैसे विभाजित करते हैं? अग्र, मध्य और क्या करते हैं हम? पश्च। ठीक है, ऐसे हम विभाजित करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे बताइए। तो ये तो मध्यम आपका अ हो जाता है, होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? और अग्र में आपका क्या कहा जाता है? ई, बड़ा ई, ए और ये ए। तो क्या आपका यहाँ पास अलग दिख रहा है आपको ये, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ नोट्स भी करते चलेंगे, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो इन जो बता रहा हूँ आपको ये सबका आपको नोट भी करके चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन क्या पूछा ये देखिए आप मुझे, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वर के कितने प्रकार हैं बताइए। तो स्वर के कितने प्रकार हैं भाई मुझे बताइए, यहाँ पास आप हर लोग गलती करोगे। तो हिंदी में जो स्वर के प्रकार है ना वो 4 हैं। कितने प्रकार हैं? 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि का री। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें आपको पूरा पूरा बता भी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चीज़ें को समझते चलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन,
हिंदी वर्णमाला में ये इसको क्या बोलते हैं बताइए? अंगूर के अंक और आहा को इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे आयोगवह। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? आयोगवह बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम? आयोगवह बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिनके उच्चारण, क्या पूछा यहाँ पास? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो देखिए, अगर एक मात्रा का समय लगेगा, क्या बोला मैंने? एक मात्रा का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लघु बोल देंगे। ठीक है, अगर दो मात्रा का समय लगेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? दीर्घ बोल देंगे, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे? गुरु भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें तीन मात्रा का समय लगता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्लूत बोलते हैं। जैसे कि हम क्या बोलेंगे? ओम, इसको हम क्या बोलेंगे? तीन मात्रा का समय लेके बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ 100% सही चले जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इतना एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना बता रहा हूँ आपको शुरू से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अब बताओ भाई, स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए, स्वर कितने होते हैं हिंदी में? मूल बोलेंगे तो 13, और उसके बाद बोलेंगे तो 11। किस किस को छोड़ के बोलते हैं? अम और आहा को छोड़ के 11 बोलते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी के साथ सही चले जाएगा। ठीक है, ये आपका व्यंजन है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद? अब भी बताया जी मैंने आपको, क्या क्या बताया? अब भी मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको? बताया अग्र, उसके बाद क्या बताया मैंने? मध्य, उसके बाद क्या बताया मैंने? पश्च, क्या बताया मैंने? पश्च, क्या बताया मैंने? पश्च। तो कितने हो गए आपके यहाँ पास? 3। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि थ्योरी पढ़ाओ पूरा पूरा, वो भी पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, शर्त ये है कि कमेंट करिए आप, मुझे पता चले कैसे चलेगा फिर आपको, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, कि वे ध्वनियाँ, क्या पूछा यहाँ पास? वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। जैसे कि क में हम अ जोड़ते हैं तब ये पूरा मिलता है क। ओके, तो यहाँ पर आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जहाँ आपका हिंदी व्याकरण आता है, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। ठीक है, बस शर्त ये है कि डेली देखिए, डेली देखोगे समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, एक दिन में कुछ समझ नहीं आता, ऐसा है ना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है। अब बताता हूँ मैं आपको स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो 25 हैं किसमें? हिंदी में। क वर्ग का, ठीक है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, इसके टोटल 55 है, जिसमें टोटल आपको हो जाएगा 25। तो याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्या? ऊष्म। ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अंतस्थ। ये भी क्या हो जाएगा? अंतस्थ। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों, जो लास्ट के अक्षर होते हैं, मैं बताया आपको, क वर्ग का, है ना, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, इसका लास्ट का आपका 5वां अक्षर जो होता है आपका, है ना, उसको, उसका उच्चारण क्या है? तो जब भी आपके पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान पूछेगा, याद रखेंगे अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक से होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही चले जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, क्या है भाई अंतस्थ व्यंजन? मैंने आपको क्या बताया था? आपको 4 होते हैं भाई अंतस्थ व्यंजन। क्या क्या होंगे? य, र, ल और व। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संयुक्त, याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऊष्म। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ये होगा आपका अयोगवाह और ये हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, इसलिए आंसर नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 16, स श श ह, ये क्या है आपके? मैं अभी क्या बताया आपको? अब भी बताया मैंने आपको, वीडियो में ध्यान होगा तो आप इसको बना लोगे कि ये हो जाएगा आपका उष्म। ठीक है, उष्म है ये। इसको आप उच्चारण करके देखोगे ना, श श श ह, तो आपके मुंह से हवा जो निकलेगी वो गर्म निकलेगी, इसलिए इसको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, इसका आंसर बताया भैया आप, कितना होगा इसका आंसर? उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसका जो मतलब होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, मतलब ये कभी शुरुआती इसका, जिसे हम लिखते हैं कमल, ये देखिए कमल, ठीक है,
तो इसका शुरुआत किससे हो रहा है? क से। तो इसमें जो इसका उच्छिष्ट व्यंजन होता है ना, इसका शुरुआत कभी शुरू से नहीं होता, जैसे कि ये ड और र। आप मुझे बताइए इसका शुरुआत कभी भी इस शब्द के सामने होगा? नहीं होता ना, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि जब भी किसी शब्द के शुरू में इन लोग का उपयोग तो होता ही नहीं है, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है? क्या है आपके लिए? ट्रिक है, ठीक है ना? अगला, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, बताइए। यहाँ पास मैंने आपको बताया था क्या होगा, ये हुआ था ना, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? ज्ञा वर्ण का संयोग से बना है। तो याद रखेंगे पहला बात, ये संयुक्त है। संयुक्त क्या है? ये आपस ये व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। मैंने आपको शुरू ही बताया इसको आपको। और ये बना है आपका ज प्लस ये से, ठीक है। तो ज प्लस यहाँ से बना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि पूरा आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, आराम से निकलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता हो, ठीक है। क्या पूछा गया? छत्रिक्षा, त्रिशूलकतरा और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अभी बताया ना जी मैंने आपको, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना क्या होती है? स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, आप भी बोर ना हो, ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, सबको पता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कंठ। अभी देखिए यहाँ पास मैं बता रहा हूँ ना, पार्ट पार्ट में वीडियो आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस मत हो। कंठ ध्वनि पूछा गया है व्यंजन की, तो याद रखेंगे भाई, ये आता है आपका क से शुरू होता है, क, ख, ग, घ और र। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएगा। ये हो जाएगा आपका तालव्य। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये होगा आपका तालव्य, ठीक है। ये होगा आपका कंठ, ठीक है। ये होगा आपका क्या बोलते हैं इसको? ओष्ठ, ठीक है। और ये होगा आपका मूर्धन्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ 100% सही जाएगा। मैं लिख रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा तरीके से समझेंगे इसको। अगला क्वेश्चन 23, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। भाई मैं कब बताया हूँ आपको? ये बताया कि नहीं बताया हूँ मैं आपको? इससे पहले अगर वीडियो आपने देखी होगी तो बताया हूँ कि ये आपका क्या होगा? तालव्य होगा। क्या होगा आपका? तालव्य। क्या क्या तालव्य में क्या था? च, छ, ज, है, ज, ण, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आएगा आपका पता है तेरे को? आपको य, श, ये आएगा आपका, ठीक है। आई की बात नहीं समझ में, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूरा देखेंगे ना वीडियो को, जितने भी बनाऊंगा उसको। उसके बाद अगर आपको वर्ण में कोई समस्या आ जाए तो बता देना मेरे को, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है भाई। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? बताओ। मूर्धन्य ध्वनि अभी बताया था मैंने आपको, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या होगा? ये, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं बताइए मुझे, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा पता है आपको? ये होगा आपका दंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पास ओष्ठ की बात कर दी है, और ओष्ठ मतलब ओष्ठ व्यंजन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? यदि नीचे की ओर, क्या पूछा? यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि में उच्चारण में कठिनाई होगी? तो याद रखेंगे होठ की ध्वनि में जो भी कठिनाई आएंगे, जैसे कि प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको? ब। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, सबको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। आप बोल के देखेंगे वह, तो जब भी आपका वह बोलोगे तो दांत भी टकराएगा आएगा, और ओष्ठ भी आपका वित्तालुकार बनता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए अगर हिंदी ग्रामर आता है आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर देखिए वत्स्य व्यंजन कौन सा है पूछा गया है, याद में रखेंगे। इसका मतलब होता क्या है कि जब भी आप किसी शब्द को बोलते हैं जैसे कि ना, तो यहाँ पास ना बोलने से आपका जो जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से को, आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच करता है। जैसे कि बोल के देखिए, ना बोल के देखो, त बोल के देखो, स बोल के देखो, लेकिन ह बोल के देखने से ये चीज़ें नहीं होती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिकल देख करके देखोगे आपको हिंदी ग्रामर में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। आप खुद से करके देखिए, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा गया है, स्वर रहित आर का प्रयोग हुआ है। अब स्वर रहित आर का प्रयोग कैसे, यहाँ पर देखिए ट्रक, इसमें है क्या आपका, क्योंकि ये ट क्या है आपका व्यंजन हो गया, यहाँ भी आपका, यहाँ भी आपका, यहाँ भी आपका, लेकिन यहाँ पर देखिए आ के साथ लगा है आपका आर, इसलिए आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा, क्योंकि वर्णमाला में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको बनाने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, तो देखिए इसका मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि अल्प प्राण होता क्या है। अल्प प्राण यानी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। अब बताइए, क ख को छोड़े ग, यहाँ पास ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पास कौन सी बात गलत है पूछा गया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको अघोष सघोष महाप्राण अल्प प्राण आता है। अगर नहीं आता है तो मेरे को एक बार कमेंट करना, इसको मैं पूरा बता दूंगा कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पास गलत की बात किया है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए सघोष, सघोष मतलब क्या होता है पता है, वर्ग का 3 अक्षर। जैसे कि अगर मैं इसका अक्षर लेता हूँ तो प, फ, ब और भ और ये म, ये ठीक हो गया। अब इन सभी को हम बोलेंगे सघोष, ठीक है। इन सभी को क्या बोलेंगे हम, सघोष, और इनको हम बोलेंगे अघोष। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये ओष्ठ है ना, है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया अभी महाप्राण का चीजें, कि महाप्राण वो होता है जिसको हम पहला, ठीक है, सॉरी, अल्प प्राण ये होते हैं, अल्प प्राण ये पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण की बात करेंगे तो ये दूसरा और चौथा, ठीक है। तो ये है आपका महाप्राण और ये आपका क्या है, अल्प प्राण, इसलिए ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। यहाँ ये महाप्राण है इसलिए इसको क्या करेंगे हम, गलत मानेंगे, ये होगा आपका अल्प प्राण। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से जितना मेरे को बन रहा है, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मुझे आप एक बार कमेंट कर देना, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, ये चीज़ें, ठीक है। अगला है आपका जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको, अघोष। वर्ग का सबसे पहला और दूसरा, ये आपका हर वर्ग का आपका क्या होता है, अघोष होता है, जिसमें आपके इसको उच्चारण करने में आपकी स्वर तंत्रिका क्या होती है, झंकृत या फिर कंपन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट समस्या परेशानी हुई तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अब देखिए यहाँ पास न के साथ न मिला है कि नहीं मिला है, मुझे आप बताइए देख के इसको। मिला है तो इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या, युग्मक। जब भी आपको ऐसे न के साथ न देखने को मिले तो आपका क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनि, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण मतलब मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने, महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। वहीं पे अगर हम तीसरा की बात करें, पहला की बात करें और पांचवा की बात करें, ये क्या होगा आपका अल्प प्राण। क्लियर है कि नहीं, क्लियर, क्लियर। तो बताइए यहाँ पास क्या पूछा गया हमें, महाप्राण। तो महाप्राण नहीं है मतलब का नहीं है आपका भाई महाप्राण, क्योंकि अगर क, ख, ग, घ और र, तो ये तो महाप्राण नहीं है ना आपका, ये तो अल्प प्राण हो गया आपका। समझ आ रहा है यहाँ पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे पहले बताइए, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोस्तों मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अगर आपको क्या है अघोष अघोष ये सभी चीज़ें आती है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन कौन वर्ण सघोष होते हैं करके, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है, मैं क्या बताया आपको, वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यही आपका क्या है अघोष है, बाकी सभी क्या है आपके कुछ नहीं है, ठीक है।
क्लियर है? आई बात समझ में? चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन मजा आएगा आपको। संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में ध्वनि की बात करेंगे ना, तो ये होगा आपका संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि। क्यों भाई, क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सा और बा के बीच में आधा माँ है। हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ना तो ये शुद्ध है, ना तो ये शुद्ध है, ना तो ये शुद्ध है। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, 50 में से 50 नंबर पाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से बताओ क्या होगा, ये होगा कि ये होगा? घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है? तो दोनों को अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो याद रखेंगे आपका घनिष्ठ होता है। क्या होता है आपका? घनिष्ठ, ठ आता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? शुद्ध की बात करेंगे। अब बताइए, अभी भी मुझे आपके ऊपर डाउट है, अब बताओगे कि नहीं बताओगे? इसको बताओ, इसको बताओ, अब इन दोनों में से बताओ। इनको तो काट दो आप, अब इनमें से बताओ, इन दोनों में से कौन सा होगा आपका? बताइए। अगर आप इस वीडियो के इस टाइमलाइन तक पहुंच गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में कि आप क्या मानते हैं कि आशीर्वाद में कैसे शब्द बनते हैं, ठीक है। तो भैया इसका जो कि आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद ही ऐसे लिखते हैं, याद रखेंगे। अच्छा कंफ्यूजन सम क्रिएट करता है ये, तो थोड़ा सा तरीके से देख के चलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका SSC GD की भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता है, काफ़ी हेल्पफुल है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब देखो, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं पता है आपको? बताइए मुझे, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि के री, ये होता है आपका 4। अब बताओ इसमें से क्या आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पास? ये आपका उ बड़ा हुआ है, ठीक है। अब बताइए, तो ये आपका क्या होगा? नहीं होगा। मैं पहले आप किससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैं काफ़ी बताया कि संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, ऊष्म स्वर क्या है, या अंतःस्थ स्वर व्यंजन क्या है, ये सभी मैंने बताया। आयोग वाह क्या होता है, ये सभी मैंने बता के रखे हैं इससे पहले वाले पार्ट में। तो भैया अगर आप सच में हिंदी ग्रामर में एक्सपर्ट होना चाहते हो, हिंदी ग्रामर में पूरे पूरे नंबर पाना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, जितने भी पार्ट बना रहे हो उसको देखना, आराम से आप कवर कर लोगे, ठीक है। अब बताओ इसको, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अब भी मैंने बताया क्या? इसमें आपके क्या होंगे? आपके 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ये कितने हो गए आपके यहाँ पास? 3, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन क्या है? 3। ह्रस्व मतलब 1 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ मतलब 2 मात्रा का समय लगेगा, प्लुत मतलब 3 मात्रा का समय लगेगा। अंग्रेजी के संस्कृत के कौन से शब्द? ओम, ये आपका 3 मात्रा वाला शब्द है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्लुत। ये सभी चीज़ें ना मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाई है बेसिक से, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर यानी कि जीभ के आधार पर, ठीक है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मैं क्या बताया आपको? पहले बता चुका हूँ उसके पहले वाले वीडियो में। अग्र, मध्य, पश्च, 3 हो गए यहाँ पास। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पास है तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पास सिखाने आया हूँ पूरा पूरा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अगर मैं किसी इसका मेल करता हूँ और इसका मेल कर देता हूँ तो क्या कहेंगे? इसको व्यंजन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ मुझे, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए भाई मुझे, ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से व्यंजन है, स्वर है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, बताया है मैंने आपको। अगर आप उस वीडियो को जाकर देखोगे तो मैं सीधा आंसर बता चलता हूँ, ऑप्शन नंबर सी तालव्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 47, जिसका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलते हैं। सिंपल सा आंसर है, सबसे बनेगा। ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्न में से घोष वर्ण। अब देखिए, घोष वर्ण की बात करेंगे, जैसे कि मैं च वर्ग की बात करता हूँ तो ये होगा आपका च, छ, ज, झ और न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये दोनों होते हैं, वो आपके हो जाते हैं अघोष। क्या होते हैं आपके? अघोष, है ना। और ये दोनों, ये तीनों हो जाते हैं आपके घोष। क्या होते हैं आपके? घोष। अब बताइए प्रश्न में क्या पूछा गया है आपको? कि घोष पूछा गया है। तो ये तो आपके पहले वर्ग हो गया, यानी कि ये आपका घोष अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया, ये भी अघोष हो गया। तो बच क्या गया? यहाँ पर देख सकते हैं ज, और ये क्या आपका? घोष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। शर्त ये है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जितने भी इसके पार्ट वर्ण हैं सबको देखना, ताकि आप इसके बाद वर्णमाला से संबंधित आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी करते करते हम आपके लिए पूरा जितने भी हिंदी में टॉपिक बनते हैं सबको क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलो अब बताइए इसका आंसर। ये पूछा है निम्न में से ओष्ठ्य व्यंजन है, ओष्ठ वर्ण है। तो ओष्ठ वर्ण की बात करेंगे तो उसमें हमारे जो होठ है उसमें आकृति बनती है। जैसा कि हम अ बोलेंगे तो आकृति बन रही है क्या? नहीं। इसमें बड़े वाला में भी नहीं बन रही है, ई में भी नहीं बनी, लेकिन ऊ में बन रही है। ऊ को बोल के देखेंगे तो ओठ जो कि है वृत्तानुकार का हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ से ही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, काकल्य वर्ण कौन सा? देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, और अगर आप वर्ण के पूरे जो टॉपिक उसको नहीं समझे रहोगे तो ये चीज में आप क्या करोगे? धोखा खा जाओगे कि होता क्या है करके। तो काकल्य वर्ण की बात करेंगे तो ये होता है आपका ह। अब ये क्यों होता है? ह को जब भी हम बोलते हैं, मुंह से बोलेंगे, ह में जब बोलेंगे तो एक झटके से क्या बोलती है? हवा बाहर निकलती है, ह ऐसे करके। ठीक है, एक तुरंत निकलती है, ह बोल के देखेंगे तो एकदम तुरंत झटके से हवा निकलती है और ह बुलाती है। तो इसी को हम बोलते हैं काकल्य व्यंजन। ठीक है, और ये हिंदी में सिर्फ एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं ह। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देगा क्योंकि आपको पता है सब ऊपर ऊपर पढ़ा के जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और उसके साथ साथ उदाहरण भी दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, य का उच्चारण स्थान बताइए। ये चीजें मैं ना आपको पार्ट 2 में स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से बोली जाती है करके। तो जब भी हम क्या की बात करेंगे, या की बात करेंगे, श की बात करेंगे, या फिर च वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, च वर्ग की बात करेंगे तो ये सभी किसके अंदर आता है पता है आपको? तालु के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? र का विवरण है। हम र मतलब देखिए, ये क्यों बताया तुम आपको, ये आपका जो है ना, ये सभी है इसमें। ठीक है, तो हमको क्या करना है? य, र, ल, व, ये क्या होता है आपका? य, र, ल, व, ये क्या होता है आपका? पता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन होने के साथ साथ क्या बोला मैंने आपको? अंतस्थ व्यंजन होने के साथ साथ ये क्या होता है आपका? सघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन जो कि अल्प प्राण व्यंजन भी होते हैं और साथ में सघोष भी होता है और लुंठित भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पास क्या पूछा है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं बताइए। तो यहाँ पास देखेंगे आप, इसका आंसर होगा आपका 8। आप कैसे बताइए? अभी बताया मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, ये कितने हो गए आपके? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। कैसे कि श, श, श और ये ह। श, 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 ह। तो ये कितने हो गए? 4। और 4 और 4 कितने होते हैं आपके? 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अब बताइए इसका आंसर। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसका जो बनेगा ना, यहाँ पास याद रखेंगे, ये इसका है ना, ये बना यहाँ पास आप देख सकते हैं, वो आपका ऋषि का री है। ठीक है, द्रि, ऋषि का री वाली बात है। ठीक है, और ग तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पास सघोष मैंने क्या बताया आपको? वर्ग का तीसरा देखना है आपको इन सभी में से। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ब, ये आपका सघोष वर्ण है। ठीक है, देखिए प, फ, ब, भ, म, तो ये क्या है आपके? तीनों सघोष है कि नहीं? सघोष है कि नहीं?
तो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये क्या आपके अघोष है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ पास बी इसका जो कि ब है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पास पूछा क्या है, उष्म व्यंजन कौन सा पूछा गया है, उष्म व्यंजन की बात कही गई। अब भी बताया मैंने आपको, क्या होगा आपका स, श, श और ह। तो ये कट गया, बच गया ये, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करिए। क्या होगा आपका यहाँ पास, क्या होगा ये हो जाएगा आपका उ प्लस द्या प्लस या, फिर आ की मात्रा है तो यहाँ पास आ लग जाएगा। ठीक है, प्लस न प्लस अ। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सही चले जाएंगे, बाकी ये क्या है गलत है। ठीक है, ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके, ट, ठ, ड, ध और क्या होगा न। तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, त ठ द ध न, ट ठ द ध न, ट ठ ड़ ढ न। तो ये पास आपका ध नहीं आता। ओके, कीजिएगा, यही पास आपको कंफ्यूज करेगा इंसान, याद रखेंगे। ठीक है, ट ठ ड़ ढ और न ये होता है। ठीक है, तो ध नहीं आता आपका। ठीक है, ये आता है आपका त थ द ध न, ये इसमें आता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ बस। ठीक है, अगला, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी होती है आपको पता है, 52। कितनी होती है, 52। ठीक है, अगला प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या है भाई, जिससे मुख से निकलती है वो क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका निर्नुनासिक। ठीक है, अगर हम क्या बोले, मुख से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी तो ये होगा आपका अनुनासिक, लेकिन केवल मुख से निकलेगी तो वो हो जाएगा आपका निर्नुनासिक। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्ध विवरित स्वर है जिसमें क्या है, मुंह आपका कम खुला रहता है। ठीक है, खुला तो रहता है लेकिन कम खुला रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए, इसमें आपका खुला रहता है लेकिन कम खुला रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन समझ रहे हो, जो 25 होते हैं आपके टोटल। ठीक है, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, प वर्ग के और त वर्ग के। ठीक है, तो इसके 5 जो वर्ग होते हैं ना, इसमें सबके होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात किया है, याद में रखेंगे, स्पर्श व्यंजन यहाँ पास किसमें है, इसमें है। ठीक है, क च प और द, ये सभी क्या है आपकी स्पर्श व्यंजन है। ये आपका अंतस्थ में आ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण, अब देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें ये और ये होगा आपका अल्प प्राण। क्या होगा यहाँ पास, ये अल्प प्राण। ठीक है, समझते चलिएगा। और ये हो जाएगा आपका महाप्राण। क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये महाप्राण। अब बताइए मुझे, यहाँ पास क्या पूछे है, महाप्राण पूछे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ए में ही, तो ये आपको दिखेगा महाप्राण। कैसे कि यहाँ पास रख के देखते हैं। ठीक है, रख के देखते हैं एक बार, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये हो गया आपका क ख आ गया आपका महाप्राण में, यहीं से आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसको आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, है ना। जब, अब क्या पूछा गया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो क्या कहलाएगा। अब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका युग्मक ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, अगर द्वित्व हो जाता है तो उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं, याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला बिल्ली, ये बिल और ल एक साथ हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं युग्मक ध्वनि, याद में रखेंगे। उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 68, वह व्यंजन है। भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन यार, य र ल और व, ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, बता मुझे।
ठीक है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि जानते हैं आप इसको। हिंदी की लिपि क्या? देवनागरी लिपि। इसी से हम लिखते हैं किसी भी चीज को। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, बताओ। जब भी आप इसको बोल के देखोगे तो आपका होठ जो कि है आकृति बदलता है। प फ ब भ म तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता है तो वीडियो को पूरा देखना। जितना भी आपको वीडियो बताऊंगा, जिसमें जितने भी टॉपिक बताऊंगा सबको देख लेना। हिंदी के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाएगा? बताओ भाई, क्या कहलाएगा वो? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा यार। तो आप बताओ मुझे, दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएगा वो? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके यहाँ पास? 4 होते हैं। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि 4 होते हैं करके। ठीक है, ज्ञानी का ज्ञा आता है यहाँ पास, आपका त्र आ जाता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता है यहाँ पास? छतरी का छा आ जाता है यहाँ पास, और एक श्रमिक का स्रा आता है। तो ये 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इतना तरीके से आपको समझ आएगा ना ये सभी चीज़ें, अगर आप पूरा पूरा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट को देख रहे होंगे तो। ठीक है, बाकी मैंने आपको यहाँ भी प्रयास किया कि आपको समझ आए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? तो क्या है ये? क्या है ये बताइए? ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है? एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। तीनों में होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्पर्श स्वर। क्या बोला यहाँ पास? स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमको क्या बोला? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन तो ये सभी है। कंठ ध्वनि की बात करेंगे, कंठ ध्वनि क्या है आपका? क है, ख है, ग है, घ है, सभी है। अघोष की बात करेंगे तो अघोष में क्या आ जाएगा आपका? क आ जाएगा और ख आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए। लेकिन अगर हम महाप्राण की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताइए भाई? है, महाप्राण की बात करेंगे तो ख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये बताइए मुझको। समझ आ रही है ना चीज़ें? ठीक है, अभी एक दो और वीडियो आएगी इसमें जिसमें आपको बहुत हाई लेवल तक के आपके वर्ण से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद आपका वर्ण कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अब दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पास याद रखेंगे दंतोष्ठ ध्वनि आपकी क्या हो जाएगी? व बोलेंगे तो आपका त से भी संपर्क होगा, और आपके क्या बोलेंगे मतलब दांत से भी संपर्क होगा आपका, और उसके बाद आपका ओष्ठ से भी संपर्क होगा। इसलिए क्या होगा? ये दंतोष्ठ वर्ण जो कि आपका क्या है? व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? अब इसको आप बताइए। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है आपका श, श, श और ह। तो क्या हो जाएगा? क्लियर है आपको यहाँ पास? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 76 हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जब केवल हम सांस का प्रयोग लेंगे तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अघोष। ठीक है, जब हम केवल सांस का प्रयोग लेंगे दोस्तों तब हम उसको क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ भाई इसको कौन बताएगा? यर अलावा व्यंजन है, बताया क्या मैंने? अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, उसमें आपके 4 होते हैं, ये आपके 4 होते हैं, ये आपके 25 होते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? और इन सबको मिला दिया जाए तो कितने होंगे? 33। 33 कितने होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि की बात करेंगे ना तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी आपको पता होगा? बताइए पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ये आप याद रखेंगे ल। ल को हम ल और स, ल और स एक आपकी क्या है?
पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? बताओ भाई। य, र, ल, व। इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको? ये लो। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? पहला कंठ भी है ये, है ना, प्लस तालु वाला भी है। अब बताओ ये कौन सा है आपका? तो कंठ तालव्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है। और इसमें एक और आता है ए। ठीक है। कंठ तालव्य की बात करेंगे तो ए और ए आता है। अगर हम कंठ और ओष्ठ की बात करेंगे तो ओ और ओ आता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है। बताइए इसमें से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और वीडियो के साथ। वीडियो पे चैनल पे बने रहना, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वर्ग का जो कि होते हैं ना, देखिए अपना कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये आपका होता है। ठीक है। अब ट वर्ग की बात करेंगे तो ये आपका मूर्धन्य में आता है। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है। ये आपके पांचों किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम वहीं पे हम त की बात करेंगे तो च, छ, ज, झ, न ऐसे। ठीक है। तो इतना याद रखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मैं बोलूँ ना, पूरा 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 बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 82 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो एक नंबर से मैंने आपके लिए शुरू किया था और बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़ें, कि आप वर्णमाला में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी आपको। अब देखिए दीर्घ स्वर पूछा क्या? दीर्घ स्वर मतलब आप समझ रहे हो? देखिए दीर्घ स्वर, इनमें से कौन सा आपका दीर्घ स्वर है पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से थे भाई आपके? तो ये तो है ही नहीं, ये भी है नहीं, और ये तो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त। ठीक है। संयुक्त क्या है आपका? स्वर है ये। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही चले जाएंगे। ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, ये क्या होगा इसका आंसर? अनुस्वार किसका कार्य करता है भाई? अनुस्वार किसका कार्य करता है आपका? पंचम वर्ग का। हर वर्ग के, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, और कौन सा वर्ग बच गया आपका? क, च, ट, ठ, त और प। ये सभी के आपका जो पांचवा नंबर का रहता है ना, ये पांचवें नंबर का जो रहता है वो आपका क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को देखते चलेंगे, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको वर्णमाला में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पास क्या पूछा है? संयुक्त स्वर। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे पास। संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे पास बताइए? ए, ओ और ये ओ, हमारे कितने हो गए? 4। अब यहाँ पास आपको ये देखने हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है ना हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, क्योंकि क्या पूछा हमें? नहीं, और नहीं का हम नहीं देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो देखिए जब भी हम दंत की बात करेंगे ना, तो देखिए दंत जब भी बात करेंगे, दंत नहीं है पूछा गया है, तो दंत में होता है आपका त, थ, द, ध और न, ये आता है आपका। ठीक है। इसमें ल भी आ जाता है आपका। तो बच क्या गया आपका? ये। और ये किसका है आपका पता है आपको? ये होगा आपका तालव्य का। ठीक है। ये आपका किसका है? आपका ये तालु का। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इसके कितने भेद हैं? मैंने आपको क्या बताया है? 3 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। तो क्या बच गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ की ध्वनि की बात की है, तो कंठ ध्वनि अभी बताया मैंने आपको, क्या हो गई ये? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? अंतस्थ। क्या बोलेंगे इसको? अंतस्थ। ये क्या हो जाएगा आपका? तालु। और ये क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य। क्या होगा आपका? मूर्धा। चलो अब बताओगे आप इसको इजी से।
निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। क्या बताया, अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया है मैंने आपको, ट, ठ, ड, ढ और न। तो क्या बच गया आपका ये, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित, ये आपका नवीन विकसित है, ठीक है, याद रखेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन आपका, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो यहाँ पास एक ही, दोनों याद रखेंगे, ये ख और ग जो कि नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप अपने कॉपी में रट के रख सकते हैं, ठीक है, या पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष है। देखिए ये होगा आपका अघोष, क्या होगा आपका ये अघोष, ये होगा आपका घोष। तो ये पहला और ये दूसरा क्या होगा, अघोष। उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये हो जाएगा आपका सघोष। अब देखेंगे यहाँ पास, अगर मैं प वर्ग लेके चलूं, प, फ, ब, भ और म, तो हमें क्या पूछा है, घोष यानी कि सघोष पूछा है हमें। यहाँ पास म देखने को मिल रहे, तो यही क्या होगा आपका आंसर, सही हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बस समझ में। अघोष मतलब वर्ग का एक पहला दूसरा, और सघोष मतलब वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यहाँ पास एक जो चीज है वो व्यंजन नहीं है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप। व्यंजन की बात करेंगे तो ये यहाँ पास ऊ जो की है व्यंजन नहीं है, बाकी सभी क्या यहाँ पास व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ओष्ठ मतलब क्या होगा आपका, प, फ, ब, भ और म। अब बताओ इसमें क्या चीज नहीं है, तो ये नहीं है आपका, ये क्या होगा आपका दंत हो जाएगा, ठीक है। बन रहा नहीं बताओ क्वेश्चन, मैं बोला ना आपको, जब शुरू से अगर आप 1 नंबर से लेके अगर 100 नंबर तक आप इसको पूरा कर लेते हो तो आपको वर्णमाला से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके 3 से 4 नंबर पूरे क्लियर हैं आपके, ठीक है। तो ईमानदारी से पूरा 1 से लेके 100 तक देख लेना, मैंने पूरे इजी से लेके मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको पूरे कराए हैं इसमें, ठीक है। क्या पूछा है, नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन मतलब समझ रहे हो आपको, ठीक है, जिसमें आपके मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है और ये आपके वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं। तो वर्ण के पंचमाक्षर कौन सा होगा, ये है आपका। कितने होते हैं हमारे वर्ण के पंचमाक्षर, 5 होते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए, ए और ये क्या है। तो ये आप याद रखेंगे, कंठ्य तालव्य है। क्या है आपके, कंठ्य तालव्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ सही चले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आपको ल है आपका, क है आपका, ये भी है, लेकिन ये है क्या आपका, नहीं है, नहीं है ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वित्व, मैंने आपको पहले बताया हुआ है अगर आपने पूरा मेरा वीडियो देखा होगा तो। द्वित्व की बात करेंगे मतलब ये कि रिपीटेड होता है, जैसे कि मैंने बोला बिल्ली, बिल्ली, तो यहाँ पास ल और ल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, ऐसे आपका रिपीट होगा, ठीक है। पूछता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये छतरी का छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो याद में रखेंगे हमारे जो संयुक्त, जो क्या बोलना चाहिए, वर्ण है ना, संयुक्त हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो वो भी 4 होते हैं, और संयुक्त जो हमारे स्वर होते हैं वो भी 4 होते हैं। मैंने आपको पहले बता चुका है सब चीज को, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से अघोष, मैंने क्या बताया, अघोष मतलब पहला
दूसरा देखना है आपको, ये क्या होते हैं आपके अघोष होते हैं। अगर मैं देखूं प और फ, इसमें दिख रहा है आपको प फ? नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना प फ आपको, तो ये क्या होगा, ये वाला तो होगा नहीं। प फ ब भ म होता है, प फ ब, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ च छ और ज, ये आपका क्या होता है, यहाँ पास याद रखेंगे, ये तीसरा चौथा और ये पांचवा, ये क्या होता है आपका सघोष। ठीक है, तो ये भी आपका होगा नहीं। ठीक है, यह जो कि है आपका क्या होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, नहीं क्या होता है आपका, ये ऊष्म होता है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी के साथ सही चले जाएंगे। ये आपका होता है आपका अघोष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क ख ग घ ड़। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के वर्णमाला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन मैंने बताया आपको 4 प्रकार के, कौन कौन से बताया मैंने आपको? त्र यानी का ग, छत्ती के छ और श्रमिक का श। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके 4। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, ये मतलब ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे।